लास्ट टाइम हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए करंट कैलकुलेट किया था वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए हमने कैलकुलेट किया था और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज डेंसिटी फाइंड की थी। तो जो कैलकुलेशन है वो मैंने लैटेक्स यूज़ करते हुए इस तरह कर दिया। आई होप ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन इसमें ये देखिए, ये मैंने राइट साइड से इक्वेशन 1 शुरू किया और फिर जो लास्ट रिजल्ट हमारा आता है ना, जो कि करंट देता है अलोंग एक्स एक्सिस और रो देता है हमारी चार्ज डेंसिटी, वो सबसे ये लेफ्ट पे इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 13। और यही रिलेशन जो है हम आगे अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। अपनी करंट का फार्मूला और रो का करंट का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने करंट कैलकुलेट किया था इनफाइनाइट बैरियर एनर्जी वाले वेल के लिए ना, जे एक्स कैलकुलेट किया था सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट के लिए, तो वो ज़ीरो निकला था। तो ज़ीरो क्यों निकला था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टैंडिंग वेव्स की तरह बिहेव कर रहे हैं और स्टैंडिंग वेव्स जितनी राइट पे ट्रैवल कर रही हैं उतनी ही लेफ्ट पे ट्रैवल कर रही हैं। तो दोनों का जो एवरेज है या रिजल्टेंट है वो ज़ीरो निकलता है। उसकी निस्बत अगर आप दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स की वेव फंक्शन लें तो उनका जो कोरस्पॉन्डिंग करंट था वो नॉन ज़ीरो था, बल्कि उसमें एक ऑसिलेटरी बिहेवियर भी है। और ये जो ऑसिलेटरी बिहेवियर है जो टाइम पे डिपेंडेंट है, वो हमारे दोनों वेव फंक्शन के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अब हम ये एक ट्रैवलिंग वेव के लिए जो है ना वो करंट कैलकुलेट करेंगे। ट्रैवलिंग वेव जो होती है, अच्छा ये होमवर्क था, मुझे याद आया, जे आपने जे एक्स कैलकुलेट करना है साई 1 और साई 2 के लिए ना, ये आपका होमवर्क है। अब हम ट्रैवलिंग वेव के लिए जो है ना वो करंट कैलकुलेट करेंगे। ट्रैवलिंग वेव जो लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही होती है, ये लेफ्ट टू राइट एरो मैं डाल देती हूँ। उसका जो वेव फंक्शन है ये सिंपल जैसे फोटोन का वेव फंक्शन होता है, अ कांस्टेंट टाइम ई रेज़ टू पावर आयोटा की एक्स माइनस ओमेगा टी है। ये उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये उसका डेरिवेटिव है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव है। तो जो हमारी करंट में जो सेकंड टर्म आती है वो आयोटा माइनस आयोटा के निकलती है, क्योंकि इसमें साई स्टार साई जोन्स है वो 1 हो जाता है। और इसी तरह जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो आयोटा के है, अगेन साई स्टार साई जो है वो 1 है। तो हमारा करंट जोन्स है वो ई टाइम्स एच कट के डिवाइडेड बाय एम आता है। लेकिन इधर हमें पता है एच कट के जो होता है वो तो मोमेंटम के इक्वल होता है और मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग सारी चीज़ें ले रहे हैं तो मोमेंटम भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। के भी एक्चुअली एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन मैंने उधर पॉइंट आउट नहीं किया। तो इसमें फिर हमारी जो करंट है वो ई टाइम्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस रह जाती है। अगर हमारी वेव जोन सी लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही होती ना, तो हमारा वेव फंक्शन ये आयोटा के वाली टर्म जोन सी थी, आयोटा माइनस के हो जाती है। तो इसीलिए हमारा इवेंचुअली जे एक्स जो होता है ना, एक्स कंपोनेंट ऑफ करंट, वो माइनस ई टाइम्स वी एक्स हो जाता है। तो यही वजह है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे ट्रैवलिंग वेव जो कि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही होती हैं, उनका कम्बिनेशन होते हैं और स्टेशनरी वेव्स बनाते हैं। और वो दोनों करंट जब आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो हमारा रिजल्टेंट करंट ज़ीरो आता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डीजेनरेसी है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिमेट्री। अब डीजेनरेसी क्या होती है? ये इसकी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ स्टेट्स विद सेम एनर्जी आइगन वैल्यूज। सो डीजेनरेसी एक नंबर है। तो नंबर क्या है? वो वाली एनर्जी स्टेट या वो वाली स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम हो। आपने हाइड्रोजन एटम को जब पढ़ा था तो याद है कि हर एनर्जी लेवल में 2n² इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि 2n² इसकी डीजेनरेसी है। लेवल 2 के लिए जो डीजेनरेसी थी वो 8 थी। तो इसका मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन जो थे वो सेम एनर्जी के पाए जाते थे। इसमें ये जो 2 का फैक्टर है ना, ये स्पिन की वजह से आता है, आपको पता है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन स्पिन अप और डाउन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और n² वाला जो हमारा फैक्टर था वो एंगुलर मोमेंटम से आता था। यानी एक एंगुलर मोमेंटम की अपनी जो वैल्यू हर n के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करती थी, और दूसरा जो उसके z कंपोनेंट जो कि -l से +l तक आते थे, उसकी वजह से ये n² का फैक्टर आता था।
अब यही डिजेनरेसी जो है वो हम थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर वेल के लिए कैलकुलेट करेंगे। थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर वेल जो है वो एक्चुअली वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल की एक्सटेंशन है। वन डायमेंशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा एक्स जो था -L/2 से L/2 के दरमियान हो तो हमारा पोटेंशियल जो था वो ज़ीरो था, और जब इस रीजन से हम बाहर चले जाएं तो हमारा पोटेंशियल इनफाइनाइट होता था। तो जब पोटेंशियल इनफाइनाइट था तो उस रीजन में हमने अपना वेव फंक्शन ज़ीरो लिया था ताकि हम फिजिकल सॉल्यूशन को ले सकें, और यानी वैसे भी इनफाइनाइट बैरियर है तो इसका मतलब है कि वेव फंक्शन उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता। अब थ्री डायमेंशन में ये कंडीशन क्या है कि एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शन में हमारा जो है ना पोटेंशियल -L/2 से +L/2 तक ज़ीरो है, और जब इस रीजन से बाहर चले जाएं तो वो इनफाइनाइट हो सकता है। तो ये एक तरह का एक क्यूबिक रूम आप समझ लें जिसके अंदर के इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और उस रूम के बाहर इनफाइनाइट विड्थ की दीवारें हैं, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। अब क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं तो हम अपनी जो हैमिल्टोनियन है उसको भी एज अ सम ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट लिख सकते हैं। ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन में हैमिल्टोनियन है। एक्स डायरेक्शन में जो हैमिल्टोनियन होगा वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस से मिलके बना है। इन जनरल आपको पता है हैमिल्टोनियन जो है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अब क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन इनसाइड द वेल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो हमारा हैमिल्टोनियन क्या रह जाएगा, वो T प्लस ज़ीरो रह जाएगा जो कि p²/2m है इनसाइड द क्यूब। आउटसाइड द क्यूब तो वैसे भी साइज ज़ीरो है। अब इधर से जो हमारी जब H की कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आती है जो कि E होती है, तो E विल गिव अस p²/2m, और P को हम h कट k² लिखेंगे, और यही चीज़ जो हमारी है वो यहाँ पे एनर्जी की आइगन वैल्यू दे रही है। यही लॉजिक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में भी थी, लेकिन वहाँ पे मैं ये मेंशन करना भूल गई। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम अपना जो है हैमिल्टोनियन का एक्स वाई जी कंपोनेंट लगाएंगे। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्स वाई जी कंपोनेंट है, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्स वाई जी कंपोनेंट है, और हमारा वेव फंक्शन भी एक्स वाई जी पे डिपेंड करता है। तो वेव फंक्शन को हम एक्स वाई जी की वेव फंक्शन की प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट के तौर पे वेव फंक्शन को लिखेंगे तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमारे पास जैसी इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में आएगी जो कि वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के केस में आई थी, उसी तरह की वाई और जी डायरेक्शन में आएगी। एक्स डायरेक्शन की जो इक्वेशन आएगी उधर से हमारे पास के ऊपर वही कंडीशन आएगी कि के जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हर डायरेक्शन में एल है, तो वो सम नंबर्स टाइम पाई आ जाएगा। और एन जो है वो नॉन जीरो नंबर है। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसलिए हम एन के साथ एक्स सब्सक्रिप्ट लगा देंगे। लेकिन इसी तरह की कंडीशन वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन सॉल्व करने से आएगी, और इसी तरह की कंडीशन जी एक्सिस के अलोंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने से आएगी। तो हमारी जो टोटल एनर्जी है वो kx² प्लस ky² प्लस kz² के कम्बिनेशन से जो है ना वो आएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी में k² आ रहा है तो ये हमारा kx² प्लस ky² प्लस kz² है, ये इसके एक्स वाई जी डायरेक्शन में कंपोनेंट है। और जो हमारा k हर एक्सिस के अलोंग निकलेगा वो ये इधर दिया हुआ है n पाई टाइम्स l, और n जो है वो x के अलोंग nx है, y के अलोंग ny है, और z के अलोंग nz है। और ये नंबर्स जो से हैं नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर हैं। रिमेंबर ये हमने जब बोहर मॉडल किया था तब भी यही कंडीशन लगाई थी कि जीरो एन का मतलब है जीरो रेडियस, और नेगेटिव एन का मतलब नेगेटिव रेडियस है, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं। अब आपकी बुक वालों ने ये जो फार्मूला लिखा है ना कि जनरल, अब हमारे एन एक्स एन वाई और एन जी के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी की वैल्यू है वो ये आ जाती है सम कांस्टेंट टाइम्स
nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, क्योंकि ये हमने kx ky kz की वैल्यू जो है ना इस फार्मूले में पुट कर दी है, इधर से ये आ गई है इक्वेशन। लेकिन जो इक्वालिटी के राइट साइड पे इन्होंने ये चीज़ लिखी है ना, इस पे मुझे थोड़ा-सा डाउट है, क्योंकि जब मैंने खुद इसको करके देखा तो अगर मैं E1 ये सपोज़ कर लूँ जो कि हर n को 1 पुट करने से आती है, तो ये 3 टाइम्स h का स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2 ml आती है। तो इधर से ये आता है कि E11 डिवाइडेड बाय 3 जो है ना, ये इस कांस्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ पे E11 डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए था, बट आई डोंट नो इज इट अ बुक्स मिस्टेक या उन्होंने 3 को E11 के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया, मे बी कोई रीजनिंग थी जो मैंने मिस कर दी। एनीवे E111 जो कि हम अपने x y z की डायरेक्शन में n को 1 पुट करने से हासिल करते हैं, इसको हम लोएस्ट एनर्जी कहते हैं। और हमारी हायर स्टेट एनर्जी या एक्साइटेड एनर्जी इसी के टर्म में लिखी जाएंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा स्फीयर का रिमाइंडर आपको देती जाऊँ कि स्फीयर की जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह की फॉर्म की होती थी। अगर हमारे x नॉट, y नॉट, z नॉट जो है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनती है। लेकिन अगर हम सेंटर को 0, 0 पे ले लें, तो ये जो हमारी जनरल जो हम अक्सर स्फीयर की इक्वेशन लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और r जो है वो स्फीयर का रेडियस है। अब अगर आप n की इक्वेशन देखें, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो ये भी एक स्फीयर की इक्वेशन ही लग रही है, जिसमें n जो है उसका रेडियस है। सिमिलरली जो इक्वेशन k के लिए हमारे पास आई थी, kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये भी एक स्फीयर की इक्वेशन है विद के एज रेडियस। और के और एन जो है ना, वो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इस फार्मूले से रिलेटेड हैं। आई जो है वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी और जी भी। एन के ऊपर कंडीशन है कि एन जो हमारे ना एन एक्स एन वाई एन जी वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये कम्बिनेशन ले लें जिसमें एन एक्स 1 है, एन वाई 2 है और एन जी 3 है, तो एन स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो 14 आती है। लेकिन इसमें अगर मैं एन एक्स को 1 और एन वाई को 3 और एन जी को 2 ले लूँ, तो भी फिर रिजल्ट मेरा 14 ही आता है, एन स्क्वायर जो आता है। और फिर इसी तरह मैं अगर नंबर्स को शफल कर दूँ, एन एक्स एन वाई एन जी को, तो फिर भी रिजल्ट 14 है। तो ये 6 पॉसिबल कम्बिनेशन है जो कि मुझे एन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 14 दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एन एक्स एन वाई एन जी के 6 डिफरेंट कम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एन स्क्वायर है वो सेम आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये एन स्क्वायर की डीजेनरेसी है, और यही डीजेनरेसी हमें आगे एनर्जी में भी नजर आएगी। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि जो हमारे नंबर एन में डीजेनरेसी है, वही हमारी डीजेनरेसी हमारी एनर्जी में आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी जो कि एन एक्स एन वाई एन जी पे डिपेंड कर रही है, वो एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, जो कि मेरे ख्याल में यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए था। ओके, अब ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ना, ये कब हासिल हुई? जब हमारे पास एन एक्स एन वाई एन जी तीनों 1 थे। तो ग्राउंड स्टेट में उस तरह परम्यूटेशन या रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट के एक ही स्टेट है जिसकी के एनर्जी जो है ना वो E111 है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी ग्राउंड स्टेट नॉन डीजेनरेट है। लेकिन वो वाली एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी 14 टाइम्स ग्राउंड स्टेट है, उसकी डीजेनरेसी 6 है, क्योंकि उसके 6 पॉसिबल डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करती हैं जो कि यही एनर्जी देती हैं। अब ये डीजेनरेसी हमारी आइगन वैल्यूज में क्यों आई? क्योंकि हमारे जो पोटेंशियल था उसमें सिमेट्री थी। अगर हम अपने पोटेंशियल की सिमेट्री चेंज करें तो हमारी डीजेनरेसी भी चेंज हो जाएगी। अगर हम सिमेट्री को रिड्यूस करें तो सिमेट्री रिड्यूस हो जाएगी, और अगर ब्रेक करें सिमेट्री को ब्रेक करें तो भी हमारी डीजेनरेसी जो है वो चेंज हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे अब सिमेट्रिक लेकिन फाइनाइट बैरियर के लिए ना, जिसका पोटेंशियल जो है ना वो फाइनाइट है। तो सिमेट्रिक हम वैसा ही लेंगे जैसे कि हमारे इनफाइनाइट वेल का था, लेकिन यहाँ पे हमारी लेंथ जो है वो
माइनस एल से प्लस एल तक जा रही है, तो यानी हमारे वेल की जो विड्थ है ना, वो 2 टाइम्स एल हो गई है। तो लास्ट केस जब हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल किया था, तो वो सिर्फ एल थी, यहाँ पे 2 एल है। और फाइनाइट पोटेंशियल वेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जब एक्स जो है वो माइनस एल से एल के दरमियान है, जो कि ये वाला रीजन है, तो उसमें हमारा पोटेंशियल 0 है। लेकिन हम अगर वेल के लेफ्ट साइड पे जाएं, जो कि x लेस देन माइनस एल है, या इसके राइट साइड पे जाएं, जो कि x ग्रेटर देन माइनस एल है, तो हमारा पोटेंशियल जो है वो v नॉट है। और v नॉट जो है वो एक फाइनाइट नंबर है और ये पॉजिटिव है। अब हमारे सिस्टम में बाउंड स्टेट किस वक्त हो सकती है? जब हमारे इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो इस पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी। और अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो वो अनबाउंड स्टेट होगा। जो बाउंड स्टेट होती है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स देती है, जबकि अनबाउंड स्टेट में कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एक कंटिन्यूम बनाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बाउंड टू अनबाउंड स्टेट। अब क्योंकि ये देखिए, ये हमारा वेल जो है वो आइडेंटिकल है, जो हमने लास्ट टाइम चीज़ें की थी उसके आइडेंटिकल है। इसमें हमारे माइनस सेल से प्लस सेल तक सिमेट्री पाई जाती है, और हमारा जो पोटेंशियल है इस रीजन में 0 है। तो इसका मतलब है इस रीजन में जो हमारे वेव फंक्शन के सॉल्यूशन होंगे वो सिमिलर या सेम कह लें इसको, सेम वही होंगे जो कि इनफाइनाइट बैरियर के लिए बैरियर के थे। अब उसमें चीज़ जो डिफरेंट है वो क्या है? वो बाउंड्री पे आती है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट बैरियर में ये वाली बाउंड्री इनफाइनाइट हाइट की थी और यहाँ पे ये फाइनाइट हाइट पे है, तो बिहेवियर जो है वो बाउंड्री पे डिफरेंट होगा। तो अब हमारे वेव फंक्शन जो है ना वो बाउंड्री पे 0 नहीं होंगे। अगेन, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो हम पिछले से डिड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारी क्योंकि सिमेट्री है, तो हमारे फंक्शन की डेफिनेट पैरिटी होगी। तो जब साइज की पैरिटी जोन सी है वो इवन है, तो वो a cos x की फॉर्म का लिखा जा सकता है। और आपको याद होगा ये हमारा जनरल सॉल्यूशन इस तरह की फॉर्म का होता था, आयोटा की फॉर्म में e रेज़ टू पावर प्लस आयोटा के x और माइनस आयोटा के x की टर्म थी। इसमें अगर हम a इज इक्वल टू b रख दें, तो हमारे पास कोसाइन की फॉर्म आती है। और अगर a इज इक्वल टू माइनस b रख दें, तो हमारे पास साइन के सॉल्यूशन आते हैं जिनकी के ऑड पैरिटी थी, और वो साई इज इक्वल टू माइनस साई एक्स करें तो उसमें एक नेगेटिव फैक्टर आता है। अब टोटल एनर्जी जो सी है हमारी, वो आपको याद है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। इनसाइड द वेल आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन में 0 है। यही हमारी डेफिनेशन थी पोटेंशियल वेल की, कि ये यहाँ पे भी जो लिखी है कि इनसाइड द वेल ये 0 है, तो इनसाइड द वेल हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि पी स्क्वायर ओवर 2m है। और p जो है हमारा वो तो h कट k है, तो इसलिए एनर्जी h कट स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m आ गई, इधर से k स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और फिर ये हमने k को फाइंड कर लिया। लेकिन k के ऊपर जो कंडीशंस हैं वो हम उस वक्त फाइंड करेंगे जब हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम x जो है वो आउट ऑफ जब वेल होगा, यानी x लेस देन माइनस एल एंड x ग्रेटर देन प्लस एल रीजन, उस रीजन के लिए हम अपने वेव फंक्शन के सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। अगेन आपको पता है हम इसी सपोजिशन से स्टार्ट करेंगे कि हमारा वेव फंक्शन कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है, तो वो प्लस ई रेज टू पावर प्लस आयोटा के एक्स और ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स से मिलके बना होगा। लेकिन इस रीजन में अब आपको पता है हमारा पोटेंशियल जो है वो 0 नहीं है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमारी वी नॉट है। इस वी नॉट को जब हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारा ई माइनस वी नॉट जो है वो पी स्क्वायर ओवर 2m के इक्वल आएगा। और हमें p पता है वो h कट k की फॉर्म में होता है। तो यहाँ से हम k का जो है ना वो फार्मूला फाइंड कर लेंगे, और k जोन है वो इस रिलेशन के इक्वल है। लेकिन इस रिलेशन में आप देखें e माइनस वी नॉट आ रहा है। आपको पता है बाउंड स्टेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी e है, जो कि लेस देन पोटेंशियल होनी चाहिए वी नॉट।
तो ई माइनस वी नॉट इसका मतलब है एक नेगेटिव नंबर है। और फिर जब इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा, जो कि ये स्क्वायर रूट है, ये पूरी टर्म का है, तो वो तो इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये के हमारा वेव नंबर था, वेव नंबर यानी कि ये वेवलेंथ भी बता रहा था। इसका मतलब है हमारी वेवलेंथ इमेजिनरी है, जो कि दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस था। तो हम चाहते हैं हमारा वेव नंबर रियल हो। तो रियल बनाने के लिए हमें इस के को किसी आयोटा से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो हमारे पास एक रियल नंबर आ जाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये आयोटा के जो सा है वो कापा के इक्वल है। तो अब ये जो होगा ये रियल नंबर होगा। और आयोटा के को जब मैं कापा के इक्वल पुट कर दूंगी, तो जो मेरा सोल्यूशन है वो इस तरह की फॉर्म का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दो एक्सपोनेंशियल आ गए हैं, एक ई रेज टू पावर प्लस कापा एक्स है और ई रेज टू पावर माइनस कापा एक्स है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं, आप ये राइट साइड पे, लोअर राइट साइड पे इन ग्राफ्स को देखें। तो ई रेज टू पावर प्लस एक्स जो ग्राफ होता है ना, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जाहिर करता है, ये चीजें इंक्रीज कर रही होती हैं। लेकिन अगर x लेस देन 0 ले लें तो नेगेटिव नंबर्स होंगे, तो वो एक्सपोनेंशियल डिके को शो करेगा। तो लेफ्ट साइड पे चीजें डिक्रीज होती जाएंगी, लेकिन अगर लेफ्ट से राइट पे जाएंगे तो चीजें इंक्रीज होती जाएंगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा रीजन x लेस देन माइनस एल हो, तो ये जो वैल्यूज है ना ये d की, इसमें e रेज टू पावर माइनस के एक्स की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू बहुत लार्ज ले लें, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो ये e रेज टू पावर प्लस एक्स आ जाएगी, जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी जैसे जैसे x लार्ज होता जाएगा। तो इसलिए हम लेफ्ट साइड ऑफ द वेल रीजन में d को 0 पुट कर देंगे, ताकि हमारा वेव फंक्शन जो है वो फाइनाइट रहे। और इसी तरह की कंडीशन को अप्लाई करते हुए जब हम वेल के राइट साइड पे जाएंगे, तो हमारा वेल के राइट साइड पे जो होगा वो हम ये सी रेज टू पावर प्लस कैपा एक्स वाली टर्म होगी। इसमें जब एक्स बड़ा होगा तो हमारा ये वाली टर्म जो सी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, तो इसलिए हम सी को 0 पुट कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में हमारा जो सोल्यूशन है वो सी ई रेज टू पावर प्लस कैपा एक्स होगा, और राइट साइड में जो हमारा सोल्यूशन होगा वो डी ई रेज टू पावर माइनस कैपा एक्स होगा। तो ये हमारा वेल के लेफ्ट साइड पे सोल्यूशन होगा, और ये जो सोल्यूशन है वो वेल के राइट साइड पे हमें नजर आएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है, यानी जैसे जैसे वेल से अवे जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, वो एक्सपोनेंशियली डिके करता जाता है। अब हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज करते हुए के की वैल्यूज फाइंड करेंगे। आपको याद है हमारे पास 4 बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। दो हमारे पास बाउंड्री हैं, तो एक कंडीशन साई की कंटिन्यूस होने की और दूसरी उसके स्पेस डेरिवेटिव के कंटिन्यूस होने की है। सो हमारे पास 4 कंडीशन है। और इनसाइड द वेल जो हमारा वेव फंक्शन है वो इस तरह की फॉर्म का है, ये उसका डेरिवेटिव हो गया। और आउटसाइड द वेल जो है वो इस तरह की फॉर्म का हमारा सोल्यूशन है, और ये उसका डेरिवेटिव है। यहाँ पे मैंने दोनों सी और डी लिखती हैं, लेकिन आपको पता है कि लेफ्ट रीजन में हमारा सिर्फ जो है वो पॉजिटिव ई रेज टू पावर प्लस कापा एक्स वाला सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और राइट साइड पे सिर्फ ई रेज टू पावर माइनस कापा एक्स वाला है। अब पहले हमने लेफ्ट साइड पे जो बाउंड्री है, जो कि x इज इक्वल टू माइनस एल पे है, वहां पे बाउंड्री कंडीशन लगाई। तो बाउंड्री के लेफ्ट साइड पे जो हमारा वेव फंक्शन है, उसमें x की वैल्यू को जब l पुट की माइनस एल पुट किया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। बाउंड्री के राइट साइड पे जो हमारा वेल है, उसके अंदर हमारा वेव फंक्शन ये है, उसमें x को माइनस एल पुट किया तो ये वैल्यू आई। और एट बाउंड्री जब डेल्टा अप्रोचिंग टू 0 है, तो ये दोनों वैल्यू जो सी हैं इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आई है। अब इवन पैरिटी के केस में a इज इक्वल टू बी होगा। तो a इज इक्वल टू बी जब पुट करेंगे, तो ये ई रेज टू पावर आयोटा के एल प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एल की फॉर्म होगी, जो कि कॉस के एल आएगा। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है। अब जब हमने नेक्स्ट कंडीशन है डेरिवेटिव ऑफ साई के ऊपर लगाई है एट लेफ्ट बाउंड्री x इज इक्वल टू माइनस एल पे, तो ये वाले जो हमने फार्मूले थे ना, ये दोनों यूज किए। तो
लेफ्ट बाउंड्री के लेफ्ट साइड पे हमारा एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, और लेफ्ट बाउंड्री के राइट साइड पे जो कि वेल के अंदर है वो हमारा साइनोसॉइडल फंक्शन है। और दोनों को जब हमने इक्वेट किया तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आई है, जो कि ए प्राइम साइन के एल इज इक्वल टू kappa टाइम्स सी ई रेज़ टू पावर माइनस kappa एल आ गया है। तो अब ये दोनों कंडीशंस को जो कि लेफ्ट बाउंड्री से आई हैं, इन दोनों को जब हमने आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया k टाइम्स टेंजेंट ऑफ के एल इज इक्वल टू kappa। अब राइट बाउंड्री पे हम चलते हैं x इज इक्वल टू एल पे। तो वहां पे मैं डिटेल से हर स्टेप शो करने की बजाय बस ये बता देती हूँ कि जब साई को कंटिन्यूस हम सपोज करें और अपने जो वेव फंक्शन है उनको हम ऑड पैरिटी वाला सपोज करें तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आती है। और इसी तरह साई के डेरिवेटिव को कंटिन्यूस लेते हुए ऑड पैरिटी वाले फंक्शंस के लिए सोल्यूशन हासिल करें तो वो ये आता है। और इसमें हम सेकंड को जब फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। अब ये इक्वेशन जो सी है ये ऑड पैरिटी वाले सॉल्यूशंस के लिए, और ये जो ऊपर है ये इवन पैरिटी वाले सॉल्यूशंस के लिए है, इवन। और ये थी हमारी ऑड। अब आपकी बुक ने जो किया है कि ये दोनों साइड्स को एल से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हाफ द लेंथ ऑफ योर पोटेंशियल विड्थ है, पोटेंशियल वेल की विड्थ का हाफ है। तो मैंने भी यहाँ पे दोनों इक्वेशन को एल से मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक ये एल लाने का मकसद ये भी था क्योंकि ये जो हमारे कॉट और टेंजेंट फंक्शन है इन दोनों के जो आर्ग्यूमेंट हैं वो के एल हैं। सो ये सोल्यूशन अभी कंटिन्यूड है, इसका रिमेनिंग पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँ।